चलो, ये लाइट बंद कैसे है? तो सबसे पहले अपन ने थार का मरुस्थल पढ़ा था, उसके बाद अरावली पर्वतमाला, उसके बाद में अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो कौन सा? मैदानी प्रदेश। देखो, जिन बच्चों को ये 4-5 चीजें कॉमन याद हो गई ना, वो प्रश्न कर सकते हैं आराम से। और प्रश्न का ये कोई नहीं है कि प्रश्न कहाँ से आता है। प्रश्न बेसिक भी आ जाता है, प्रश्न हाई लेवल भी आता है। तो अपने को क्या होता है कि जब अपन तैयारी करते हैं तो अपने को ऐसा लगता है कि यार ये वाला जो है काम का नहीं है, ये वाला जो है काम का है, इतना आभास अपने को हो जाता है। बाकी अपने को नॉलेज उसकी भी होना चाहिए जो काम का नहीं है, तब जाकर के मामला। तो देखिए यहाँ पर थार मरुस्थल में अरावली मैदान और पठार, ये 4 चीजें अगर आपको लिखनी आ गई है तो फिर अपने को यहां से पहला पॉइंट पूछा जाएगा स्थिति। सबसे पहले अगर अपन थार मरुस्थल की स्थिति देखें तो ये उत्तर है और ये पश्चिम है, यानी कि राजस्थान के कहाँ है? उत्तर पश्चिम में। अरावली की स्थिति पूछे तो मध्य राजस्थान में है। कौन सी जगह पे है? मध्य राजस्थान में। और मैदान में ये पूर्व है और ये दक्षिण है। तो हमारे यहाँ पर ज्यादातर पूर्व में ही माना जाता है, तो इसको पूर्वी मैदान ही बोलते हैं अपन। कौन सा मैदान बोलते हैं? पठारी प्रदेश में हम दक्षिण पूर्वी पठार बोलते हैं। दक्षिण पूर्वी पठार बोलो, मतलब चुपचाप अपना काम करो, फालतू इधर उधर बोलना बेकार। देखो, हमने अरावली को और मरुस्थल को अपने भागों में बांटकर अध्ययन किया था। मरुस्थल के कितने भाग बनाए थे अपन ने? 2। और उन 2 के बाद में कितने बनाए थे? उपभाग कितने बनाए थे अपन ने? 4 और 2 6। इसी प्रकार से अगर हमने अलग अलग विद्वानों का वर्गीकरण देखा तो भौतिक प्रदेश का वीसी मिश्रा ने कितना बताया था? 7। रामलोचन ने कितना बताया था? रामलोचन का पढ़ा था अपन ने। सक्सेना का भी पढ़ा था। एचएम सक्सेना ने राजस्थान के कितने प्रदेश बताए थे? 4। रामलोचन ने कितने बताए थे? पढ़ाया नहीं था कि तुम्हें? रामलोचन के अनुसार राजस्थान का वर्गीकरण, देखो तुम्हें कुछ याद ही नहीं रह रहा, 5 और 6 बता रहे हो तुम। रामलोचन ने कितने बताए थे? कॉपी में भी तो लिखा है, 2 बताए थे, फिर 4 उपभाग बताए थे, फिर क्या बताए थे? 2 4 12 का बताया था ना। तो ये रामलोचन के अनुसार अभी यूआरओ का जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये वाला वर्गीकरण पूछ लिया था। तो यहाँ पर इनसे पूछ लेता है डायरेक्ट कि 7 भाग किसके अनुसार थे? वीसी मिश्र के अनुसार। रामलोचन के अनुसार 2 और सक्सेना के अनुसार 4, ये वर्गीकरण था। इसमें हम जो पढ़ रहे थे अब तीसरा पार्ट, मैदानी प्रदेश। इस मैदानी प्रदेश में सबसे पहले हमने जो देखा वो 4-5 बातें ये देखी कि मैदानी प्रदेश एक उपजाऊ क्षेत्र है
कैसा क्षेत्र है? उपजाऊ क्षेत्र है। इसमें नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टियों के अवसाद का जमाव है। काय का जमाव है? इसमें चंबल का मैदान है या चंबल बेसिन है। चंबल बेसिन का निर्माण चंबल और उसकी सहायक नदियां द्वारा किया जाता है। चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो चंबल की सहायक नदियों की आपको ट्रिक बताई थी मैंने। चंबल में पाका कुबाब। कौन सी ट्रिक बताई थी? चंबल में पाका कुबाब। इससे क्या होगा कि मेज, पार्वती, काली सिंध, कुराल, बामनी और बनास, इतनी तो तुम्हें डायरेक्ट ही आ जाएगी। और आगे जो चैप्टर आएगा उनमें भी ये काम में आने वाली है, तो आप लोगों को बेसिक यही तैयार कर लेना है। बनास बाणगंगा बेसिन बताया था। बनास बाणगंगा बेसिन। बनास बाणगंगा बेसिन को कॉमन में ही लिखा जाता है। बनास की सहायक नदियां भी बताई थी आपको। मामोखा को बेडमैन कहते हैं। मामोखा को बेडमैन कहते हैं। माँ से मानसी है, मो से मोरेल है, खा से खारी है, को से कोठारी है, बेड से बेडत है, मैन से मैनाल है। इन सभी को किसकी सहायक नदियां मानेंगे? बनास बाणगंगा बेसिन की नदियां। और फिर बाणगंगा की सहायक नदियां अलग कर देंगे। ये तो सारी बनास की है। उसके बाद माई बेसिन की बात करेंगे। माई बेसिन, माई और उसकी सहायक नदियों द्वारा तैयार बेसिन है, उसको अपन माई बेसिन बोलते हैं। और इसमें जो है कौन कौन सी नदियां आएगी माई बेसिन में? तो इसकी भी ट्रिक बना सकते हो तुम, बिना ट्रिक के याद रह जाए तो। सोम जाकम तो याद ही रखना है ना। अनास हरण याद रखना है। इरु चाप याद रखना है। और मोरेन याद रखना है। जबकि मोरेल किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है। तो मोरेन और मोरेल वाला प्रश्न कंफ्यूज करता है। ऐसे प्रश्नों को भी पेपर में पूछ लेता है और दोनों ऑप्शन में दे देता है कि भाई मोरेन आएगी या मोरेल आएगी। ठीक है। इसके बाद में हमने देखा था कि इनमें मिट्टियों का क्षेत्र आता है। तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी जो अपने को पाई जाती है वो मैदानों की प्रमुख मिट्टी है, जलोढ़। और बनास में भी मिले, बाणगंगा में मिलेगी, चंबल में मिलेगी। कौन सी वाली? जलोढ़। उसके बाद आती है बूरी मिट्टी। बूरी मिट्टी या लाल लोमी मिट्टी। लाल लोमी तो इसकी आएगी माई की, लाल लोमी। तो लाल लोमी मिट्टी जब भी आएगी तो क्या आंसर लगा दोगे? माई लगा दोगे। बूरी आएगी तो क्या लगाना है? बनास। और जलोढ़ आएगी तो चंबल। प्लस भरतपुर का मैदान। भरतपुर के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस बारे में अपन ने चर्चा कर भी ली। इसके बाद बात आती है कि ये जो मैदानी प्रदेश है कृषि के लिए बहुत संपन्न है, यानी कि एग्रीकल्चर इनमें अच्छी तरह से हो सकता है। कृषि की दृष्टि से ये पूर्ण रूप से संपन्न है। और जहां पर मनुष्य के जीने की अच्छी दशाएं पाई जाती है वहां पर कृषि होना बहुत जरूरी है। कृषि और पशुपालन मनुष्य के जीवन को निर्धारित करते हैं, क्योंकि मनुष्य खाने के लिए व्यवस्था चाहिए मनुष्य को, और पीने के लिए व्यवस्था चाहिए। चले दे दो भाई फटाफट। खाने और पीने की व्यवस्थाएं चाहिए। अरे ये दे दो ना यार, तुम काहे को डिस्टर्ब करते हो? इतने एक एक लगा के बैठते हो, इनको दे दो सारों। चलिए, खाने पीने की व्यवस्थाएं चाहिए।
खाने के लिए हमें खाद्यान्न चाहिए। उत्तरी भारत के लोग ज्यादातर जो है गेहूं खाते हैं, दक्षिणी भारत के लोग जो है चावल खाते हैं, और राजस्थान में भी प्रमुख खाद्यान्न जो है वो गेहूं ही है। सबसे ज्यादा अपने यहाँ पर गेहूं ही खाते हैं। तो खाने की व्यवस्था तो हो ही गई अपनी। पीने की व्यवस्था क्या है? पीने की व्यवस्था पानी है। अगर पानी अच्छा है तो फिर अपन वहां रह सकते हैं। अभी आप देखो बहुत सारे गांव है पलायन कर जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पानी नहीं। अब जब पेयजल नहीं है तो कहाँ तक पेयजल लेके आओगे? एक समस्या रहती है। तो वो गांव जो है फिर अपने वहां से विस्थापित हो जाते हैं, उस जगह जाके बस जाते हैं जहां पर जो है अच्छी पानी की व्यवस्थाएं होती है। ठीक है, तो यहाँ जो है कृषि अच्छी होती है क्योंकि यहाँ मिट्टी भी है, नदियां भी है, सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर जनघनत्व भी अधिक पाया जाता है। कौन सी चीज? जनघनत्व। राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला एरिया अगर अपन देखें तो वो जो जनघनत्व वाला एरिया है वो मैदान है, और मैदान में जो है जनघनत्व सबसे ज्यादा मिलता है। तो अपन बात करेंगे कि सबसे ज्यादा जनघनत्व जयपुर का है, वो 595 है। ये यानी कि 600 के टच हो रहा है जयपुर का जनघनत्व। ये प्रश्न काफी पेपरों में पूछा जाता है और आगे तुम्हारे भी आ सकता है। जयपुर के बाद में भरतपुर का नंबर आता है 502 या 3। तो ये भरतपुर का जनघनत्व है। उसके बाद में दौसा और फिर अलवर का नंबर आता है। इस प्रकार से इनका 400 प्लस है। हाँ, तो अपने को दो का तो कंप्लीट याद ही रखना है। दो कौन कौन से हैं? वो है जयपुर और भरतपुर। इनमें जो है जनघनत्व तो अधिक पाया जाता है। कृषि की बात करें तो कृषि में सारी कृषि होती है। जैसे इसमें खाद्यान्न फसलें सारी होती है। खाद्यान्न फसलों में कौन कौन सी फसलें आती है? गेहूं आ जाएगा, रबी में गेहूं आ जाएगा, खरीफ में धान आ जाएगी, उसके बाद चना वगैरह जितने भी है वो सारे ही खाद्यान्न फसल होती है। उसके अलावा दलहन फसलें भी होती है, और उसके अलावा तिलहन फसलें भी होती है। सीधे तौर पर अगर हम बोल दें तो डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि भाई इसमें सभी प्रकार की फसलें उपजाई जाती है। कौन सी मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी में, या कौन से प्रदेशों में? मैदानी प्रदेशों में। ठीक है, आजकल सरकार ने तेलीय फसलों को बढ़ावा देने के लिए बायोडीजल मिशन लॉन्च किया गया है। तो रतन जोत का नाम तुमने सुना होगा, रतन जोत, जेट्रोफा, और उसके अलावा जो है अपने सूरजमुखी है, रतन जोत है, और एक और होती है जिसको क्या बोलते हैं अपन, रतन जोत के अलावा इजराइल का पौधा है वो, एक तो रतन जोत है और एक क्या है, होबा, होबा जोजोबा। इनके पेड़ सरकार के द्वारा लगाए गए। जब नरेगा योजना चल रही थी तो नरेगा योजना के माध्यम से खुदाइयां हुई थी, मेड़बंदियां हुई थी, आपने देखा होगा गांव गांव में। काम के बदले अनाज योजना चलाई गई थी 2004 में। कौन सी योजना थी? काम के बदले अनाज योजना। और क्यों चलाई गई थी? क्योंकि 2002 में जो है एक अकाल पड़ा था, उस अकाल का नाम है मैक्रो ड्राउट। मुद्दे दे दो। मैक्रो ड्राउट अकाल पड़ा था, और उस मैक्रो ड्राउट अकाल जो है उसमें लोग बहुत परेशान हो गए थे। 2002 में भीषण अकाल पड़ा था अपने यहाँ पर। उस अकाल का नाम क्या है? मैक्रो ड्राउट। कौन सा अकाल है? मैक्रो ड्राउट अकाल है। तो ये मैक्रो ड्राउट अकाल कब पड़ा था? 2002 में पड़ा था। तो मैक्रो ड्राउट अकाल 2002 कब पड़ा था भाई? 2002 में। कौन सा अकाल है? मैक्रो ड्राउट। और ये जो अकाल है बहुत भीषण अकाल था। राजस्थान में बहुत भारी त्रासदी लाया था ये अकाल। लोग बाग जो है, पेड़ पौधे, मतलब जानवर जो है वो तरस गए थे चारे के लिए, क्योंकि चारा वगैरह सबका अकाल पड़ता है तो उसको तृण काल बोलते हैं अपन, है ना। पंच अकाल भी होता है, तृण अकाल भी होता है, सहसा बूदसा भी होता है, छप्पनिया अकाल भी होता है। आपने नाम सुने होंगे इनके, छप्पनिया अकाल, चौरासिया अकाल। ये राजस्थान में पड़े हुए फेमस अकाल है। अभी इस वर्ष के अकाल की बात आती है तो राजस्थान में जो है
सबसे कम प्रभावित जिले जो रहे वो 12 जिले में रहे हैं। सबसे कम जो है प्रभाव यहाँ पर पड़ा है। बाकी राजस्थान में कहते हैं कि तीजो कुरियो आठो काल बीच में पड़े अर्धकाल, ये अपने यहाँ की कहावत है। तीजो कुरियो को मतलब 3 साल में कुरिया पड़ जाता है यानी कि अर्धकाल, और 8 साल में अपने यहाँ पर काल पड़ जाता है। 8 साल में काल पड़ता है, 3 साल में अर्धकाल पड़ता है। काफी बार पेपरों में प्रश्न ये आ जाता है कुरिया का अर्थ क्या होता है। तो कुरिया का अर्थ क्या होता है, तो कुरिया का अर्थ होता है अर्धकाल। क्या अर्थ होता है भाई, अर्धकाल। यहां शब्द लिख देता हूं मैं, कुरिया। कुरिया, कुरिया का अर्थ क्या होता है, अर्ध अकाल। ठीक है, तो ये शब्द थे, ये लगभग अपन ने पढ़ ही लिए थे। कौन सा शब्द आपने नहीं पढ़ रखा इनमें से, सारे पढ़ रखे हैं। तो ये उपजाऊ क्षेत्र मैदान, इसका निर्माण होलोसीन युग में हुआ था। मैंने आपको पढ़ाया होगा, कौन से युग में हुआ था, होलोसीन युग में हुआ था। और टर्सरी काल में हुआ था। कौन सा काल है, टर्शियरी काल में हुआ था। तो देखो ये 2 शब्द याद रखना है। पिछली बार जब पटवारी एग्जाम हुआ था तो उसमें ये टर्सरी वाला पॉइंट पूछा गया था। ये मिट्टियों वाला, भूरी मिट्टी वाला क्वेश्चन बहुत पेपरों में पूछा जाता है कि बनास नदी में और अरावली के दोनों छोर पर कौन सी मिट्टी का विस्तार मिलता है। तो राइट आंसर में क्या हो जाता है, भूरी मिट्टी का विस्तार मिलता है। एक पॉइंट आपका बचा हुआ है, ये मैदानी क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, जनघनत्व अधिक पाया जाता है। 500 प्लस जनघनत्व वाले कितने जिले हैं, तो 2 जिले हैं। आजकल पेपरों में ऐसे प्रश्न भी देखे गए हैं कि राजस्थान के कितने जिलों का लिंगानुपात 912 है। अब आप ये देखो, ऐसे 3 जिले राजस्थान के हैं जिनका लिंगानुपात 912 है। अब आप इस क्वेश्चन को देखो और इससे पता लगाओ कि क्या ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो हाँ, अभी पूछा गया है। इसके लिए अपने को रिपोर्ट पर जोर देना पड़ेगा, और जो रिपोर्ट है उसमें ये टेबल बनती है। हम आपको टेबल बताने का प्रयास करेंगे। कोई ऐसे पॉइंट है जहां आप नहीं पहुंच सकते हो, वहां तक हम आपको पहुंचा देंगे। बाकी आपको दिमाग को केंद्रित रखना है। अगले पॉइंट पर बात आती है कि हम माई बेसिन पढ़ रहे थे कल की क्लास में। कौन सी, और इसमें वनस्पति कौन सी पाई जाएगी, मैदानी प्रदेश में, मैदानी प्रदेश में वनस्पति कौन सी पाई जाएगी। तो मैदानी प्रदेश में जो वनस्पति पाई जाएगी वो कौन सी वनस्पति होगी, पतझड़। कौन सी होगी, पतझड़ वनस्पति होगी, जिसमें कौन कौन से पेड़ होंगे, नीम होगा, उसके बाद आंवला होगा, बबूल होगा, और पीपल भी हो जाएगा, बरगद अमरूद भी हो जाएगा, आम का हो जाएगा, नीम का हो जाएगा, ये सारी वनस्पति, नींबू का, केंजड़ी का हो जाएगा। अब नीम से याद आया कि राजस्थान में सबसे अधिक नीम का पेड़ लगाया जाएगा आसिंद भीलवाड़ा में। वहां पर बनाया जाएगा नीम कॉरिडोर। कौन सा बनाया जाएगा, नीम कॉरिडोर। राजस्थान में जो नीम कॉरिडोर है वो कहां पर बनाया जाएगा, तो वो आसिंद भीलवाड़ा में बनाया जाएगा। कौन सा कॉरिडोर है, हाँ हाँ, देवनारायण जी का तो है ही सही ना। देवनारायण जी के तो नीम के पत्ते, गोबर, इनके माध्यम से ही उन्होंने लोगों का उपचार किया था। और असाध्य जो चर्म रोग होते हैं, स्पेशल देवनारायण जी उनका इलाज करते हैं। कौन से रोगों का, चर्म रोगों का उपचार करते हैं देवनारायण जी। तो उनके द्वारा, ये मोदी सरकार के द्वारा एक गिफ्ट दिया गया, यहाँ पर नीम कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। अपने कोटा जिले में श्रीनाथ जी का मंदिर है, वहां पर श्रीनाथ कॉरिडोर 125 करोड़ रुपए पारित हुए हैं। तो अपने कोटा में जो है क्या बोलते हैं, नंदग्राम, नंदग्राम है कोटा का नाम। तो वहां पर श्रीनाथ कॉरिडोर बनाया जाएगा। कौन सा कॉरिडोर, श्रीनाथ कॉरिडोर। तो ये कहां पर बन रहा है, तो ये कॉरिडोर क्या है, एक स्पेशल है अपने राजस्थान में। नीमड़ी पार्क जो है बाड़मेर में स्थापित है ऑलरेडी, नीमड़ी पार्क। कौन सा पार्क है, नीमड़ी पार्क। कहां पर स्थापित है, बाड़मेर में। अब हम मैदानी प्रदेश में एक माही का मैदान पढ़ रहे थे। तो जब हम माही का मैदान देखते हैं तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपके पास, कल
माही का मैदान, ये माही नदी दक्षिण में बहने वाली नदी है। सोम और जाकम इसकी सहायक नदियां हैं। मेहंद झील की अमरोह पहाड़ी से ये निकलती है। कौन सी पहाड़ी से? अमरोह पहाड़ी से निकलती है। इसके यहाँ पर जो है मेवल क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर देवल क्षेत्र पड़ता है, इधर कांटल क्षेत्र पड़ता है, इधर जो है छप्पन क्षेत्र पड़ता है और इधर जो है वांगड़ क्षेत्र पड़ता है। ये सारे क्षेत्र का संबंध कौन से मैदान से है? माही के मैदान से है। यानी कि मेवल, देवल, काटल, छप्पन और वांगड़ क्षेत्र का यहाँ पर नाम आता है। अगर हम बात करें माही के मैदान में तो एक नदी कौन सी आती है? सोम, और एक नदी कौन सी आती है? जाखम नदी आती है। अगर हम यहाँ देखें कि यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो हम देख सकते हैं लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। और लाल लोमी मिट्टी जो है कौन सी फसल के लिए अच्छी होती है? तो ये फसल होगी आपकी मक्का। मक्का की किस्में की बात करें अगर कौन सी होती है तो कौन कौन सी किस्में मक्का की होती है? तो माही कंचन और माही धवल। माही कंचन, माही कंचन और माही धवल। माही सुगंधा चावल की आएगी, माही कंचन और माही धवल। उसके बाद बासमती नाम सुना होगा, परमल, माही सुगंधा किसके हैं? चावल के। जब भी पुलाव लेते हो तो कितनी शानदार सुगंध आती है ना, तो माही सुगंधा। अभी हाल ही में जोधपुर जोधपुर वन नाम से जीरे की पहली किस्म रजिस्टर्ड हुई है। और जोधपुर वन जो है जीरा है और ये भारत का पहला स्वदेशी किस्म है जोधपुर वन। जोधपुर वन किसकी किस्म है? ये जीरा की। और अपने राजस्थान में तो महिलाएं जीरो गीत गाती है और गाना गाकर कहती है कि भैया सब बोझे पर जीरो नहीं बोना है ना, क्योंकि जीरा बोने में बहुत प्रॉब्लम है। जीरा, सौंफ, इनकी खेती बहुत इनकम तो देती है पर इनमें काम भी इतना ही होता है और जो है शरीर पर इनके रवे लग जाते हैं जिससे अपने जो है कुचरने वाली समस्याएं उत्पन्न होती है। तो इस तरह से जो है नायिका नायक को बोलती है कि भैया सारी खेती कर जे पर कौन सी खेती नहीं कर जे? जीरो मत बोझे, है ना। तो ये है, तो जो दुनिया नहीं बोती वो तुम बो दो, है ना, और जीरो गाता गाता रहना दिन भर। तो यहाँ पर जो है एक कुंभ भी लगता है और वो कुंभ कौन सा लगता है? वेणेश्वर का कुंभ लगता है जो कि लग चुका है माघ पूर्णिमा को। कौन सी पूर्णिमा को लगता है? माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा को ये कुंभ लगता है, आदिवासियों का कुंभ बोलते हैं। ये माई के मैदान का प्रसिद्ध कुंभ है। तो इस क्षेत्र में हम देखते हैं मक्का की खेती होती है। और अगर आपसे ये पूछ ले कि अरावली के दक्षिणी पहाड़ों में, अरावली के दक्षिणी पहाड़ों में, अरावली के दक्षिणी पहाड़ों में कौन सी कृषि की जाती है तो वहां भी आपको क्या लगा देना है? मक्का की कृषि की जाती है। अरावली के दक्षिणी पहाड़ों में कौन सी कृषि की जाती है? क्या राइट आंसर होगा? मक्का की कृषि की जाती है। तो अब एक कॉमन क्वेश्चन कि वांगड़ यानी कि माही का मैदान कौन कौन से जिलों में फैला हुआ होगा? तो जिले अगर भरे तो कौन कौन से भरेंगे? एक तो डूंगरपुर भरते हैं, एक बांसवाड़ा भरते हैं, एक प्रतापगढ़ भरते हैं, उसके बाद एक सलुम्बर का दक्षिणी भाग, दक्षिणी सलुम्बर, चित्तौड़गढ़ का भाग। ये माही के मैदान के हिस्सों में आते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि तीन ही जिले पे चलना है अपने को, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ये तो मेन जिले हैं। सलुम्बर का दक्षिणी भाग और चित्तौड़गढ़ का भाग भी इसमें आता है माही के मैदान में। और इसमें थोड़ा बहुत दक्षिणी उदयपुर का हिस्सा भी आता है। कौन से उदयपुर का? दक्षिणी उदयपुर। तो ये आता है राजस्थान में ऐसा जिला जो दक्षिण से उत्तर से दक्षिण में विस्तृत है।
यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर फैलाव जिस जिले का है। ऐसा क्वेश्चन आपको मैंने टेस्ट में और प्रैक्टिस में भी काफी बार दिया और उसका उत्तर भी चित्तौड़गढ़ ही है। यानी कि उत्तर से दक्षिण में फैलाव है। जब चित्तौड़गढ़ का आप नक्शा देखोगे तो आपको ऊपर जो है उत्तर की साइड में दिखाई देगा और उसके बाद नीचे लटका हुआ दिखाई देगा, यानी कि दक्षिण की तरफ जाएगा। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तार है। आप लोग अपने कमरे में मैप लगा ले, उसको देखें। ऐसे प्रश्न मैप से आते हैं, ये प्रश्न पढ़ने से नहीं आते हैं। किताब वाला क्या लिखेगा, पेपर वाला क्या सोच रहा है, वो उसी हिसाब से देगा। अगर आपका मैप रेडी है तो फिर आपका प्रश्न भी रेडी है। इसलिए मैप सभी के रूम में लगाया करो। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, दक्षिणी सलुम्बर, चित्तौड़गढ़ और दक्षिणी उदयपुर में कौन सा मैदान आएगा? माही का मैदान आएगा। कौन सा मैदान आएगा भाई? कल अपन ने देखा था कि माही के मैदान में और क्या विशेषता है, तो इसमें सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती है। एक लाइन और नोट कर लो, इसमें सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती है। सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती है माही के मैदान में, सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती है। तो सर्वाधिक जनजातियां कौन से मैदान में पाई जाती है? माही के मैदान में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती है। उसके बाद में यहाँ पर जो है जनजातियां जो है कौन सी खेती करती है, आप जानते होंगे उस खेती को, बताओ। दक्षिणी राजस्थान में जनजातियों द्वारा की जाने वाली खेती होती है वालरा। स्थानांतरित खेती होती है, तो लिखो जनजातियों द्वारा, जनजातियों द्वारा वालरा खेती की जाती है। वालरा खेती की जाती है। वहां ज्यादातर वालरा बील करते हैं। जनजातियों द्वारा वालरा खेती की जाती है। कौन सी खेती की जाती है? वालरा खेती की जाती है। अब आते हैं अपन माही नदी में कौन कौन से बांध हैं, उनको भी यही देख लेते हैं। तो बांध की बात करें जो सिंचाई का काम करते हैं दक्षिणी में माही मैदान में, एक बांध तो जो है वो है आपका माही बजाज सागर। माही बजाज सागर, माही बजाज सागर राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा बांध है कौन सा? माही बजाज सागर 3109 मीटर लंबा है, काफी लंबा है, यानी कि 3 किलोमीटर के आसपास हो गया। कितने किलोमीटर हो गया? 3 किलोमीटर के आसपास हो गया। हाँ, सबसे ज्यादा कितना मेगावाट है? मेगावाट में बताओ। MW, हाँ 43 की 4 होना चाहिए। यहाँ देख लो, एक बार चेक करो इसको। तो यहाँ पर जो है एक बांध और है, एक जिसका नाम क्या है, माही बजाज सागर के बाद में कागदी, कागदी पिकअप बांध, और एक जो है कडाना बांध है। कौन सा बांध है? कडाना बांध। कडाना बांध जो है अपने कहाँ है? ये गुजरात में है। और ये कागदी और माही, जो माही बजाज सागर ये लोहारिया गांव में है। और लोहारिया गांव कहाँ पड़ता है बताओ? बांसवाड़ा में पड़ता है। तो ये लोहारिया गांव बांसवाड़ा में है। ये कौन सा? माही बजाज सागर। और ये कागदी बांध जो है ये भी बांसवाड़ा में ही है। उसके बाद ये जो है ये गुजरात में है। कौन सा बांध जो है राजस्थान में नहीं है, तो वो कडाना बांध है। और ये जो है पंचमहल गुजरात में आंसर आएगा। कौन सा महल है भैया? कडाना बांध जो है पंचमहल। पंचमहल कहां पर है? गुजरात आंसर आएगा। 140 मेगावाट, 35 की 4, 35 × 4, 5 चौक 20, 140। ठीक है, 140 मेगावाट तो सबसे ज्यादा नहीं हुई, क्योंकि अपने जो है 193 2 386 मेगावाट उत्पादन चंबल पर है। तो अपना राजस्थान का जो है 193 × 2
तो अपना हो गया 6, 18, 8 हासिल 1, 2 और 1 386। 386 चंबल का है, जिसमें से 50 अपना है, 50 मध्य प्रदेश का है, तो उसका ज्यादा है, इसका तो कम हो गया ना। अगला चलते हैं यहाँ पर। तो ये सब बांध आने के बाद एक बांध है जाखम बांध, जो माई की सहायक नदी पर है। जाखम बांध जो है प्रतापगढ़ में है और सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर का बांध है, और नो नाम क्या होता है, 81 होता है। ठीक है, 3 तिया कितना होता है, 9 होता है। अगर आपको याद नहीं आए तो आप ऐसे करना, 3 तिया कितना होता है, 9, और 9 नाम कितना होता है, 81 होता है। इसमें आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, तो ये है अपने माई नदी पर स्थित बांधों के बारे में जानकारी। तो ये जो आदिवासी क्षेत्र जो है उनमें सबसे बड़ी अगर परियोजना की बात करें अपन, तो आदिवासी क्षेत्रों में सबसे बड़ी परियोजना माई बजाज सागर परियोजना है, और ये राजस्थान का इसमें है 45%, और गुजरात का इसमें है 55%, यानी कि 45 राजस्थान का है और 55 किसका है, गुजरात का है। तो 45:55 के अनुपात में ये परियोजना है। तो आप लिख सकते हो इसको, माई बजाज सागर परियोजना आदिवासी क्षेत्रों की, माई बजाज सागर परियोजना आदिवासी क्षेत्रों की सबसे बड़ी परियोजना है। माई बजाज सागर परियोजना आदिवासी क्षेत्रों की सबसे बड़ी परियोजना है। आदिवासी क्षेत्रों की सबसे बड़ी परियोजना है। तो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की भर्ती आ रही है, साइंस, मैथ, होम साइंस और ज्योग्राफी जिनके भी सब्जेक्ट हैं वह इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। इस बार बड़ी भर्ती आने की पूरी संभावना है, और इस बार सारी भर्तियां जो आएगी नेक्स्ट स्टेप में वो बड़ी आएगी। शिक्षक भर्ती फर्स्ट ग्रेड की 12,000, सेकंड ग्रेड की भी काफी बड़ी संख्या, इधर थर्ड ग्रेड की भी 20,000, एसआई की लगभग 600 पोस्ट आने वाली है। ईओआरओ की भर्ती आएगी, ईओआरओ की अभी जो हुई थी ना वो वापस आएगी। तो जो व्यक्ति आता है उसको बहुत अच्छा आता है तो आने दो, फिर भी आप पढ़ाई करो, आता है तो आने दो और ज्यादा पढ़ो। कभी किसी की बातों में आकर के कोचिंग छोड़ना कभी फायदेमंद किसी के लिए भी नहीं हुआ, नुकसानदायक ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि कोचिंग एक रिपीटर का माध्यम होता है। कोचिंग कम से कम आपके मैटर को रिपीट तो कराता है, जो आपको याद नहीं है वो भी याद दिलाता है, और मैटर को भी रिपीट कराता है। जो बच्चे कोचिंग छोड़ के बैठे हैं उनकी वही जाने, राम जी जाने। क्वालिफाइंग नंबर भी उनके पास नहीं है ना, क्वालिफाइंग होने के नंबर भी नहीं आ रहे। क्यों, क्योंकि उन्होंने रनिंग तोड़ दी है। रनिंग कभी नहीं तोड़ना चाहिए, और हमेशा अपने डिसीजन खुद ले, दूसरे के ऊपर डिसीजन पे नहीं बैठे, है ना। बहुत बार क्या होता है, बच्चा अरे यार मैंने तो कोचिंग कर ली है। हमने आज तक के इतिहास में देखा है का सिलेक्शन वही लेके गया है जो लास्ट तक जुड़ा रहा है, चाहे वो किसी से भी जुड़ा रहा हो पर वो जुड़ा ही रहा है। हमारे पास ये इधर पाटेड़ा गांव का है, एक पुलिस में लड़का लगा है, तुम पूछना कभी उससे, सुमन। वो ज्वाइनिंग के 10 दिन पहले तक कोचिंग में था, ज्वाइनिंग के 10 दिन पहले, है ना, जुड़े रहे। क्यों, सौरभ आनंद है फतेहपुर का, पूछना। गट्टा से है अपने, क्या नाम है उसका, सुनील मीणा पुलिस में। उसके बाद इधर से अपने बंजारी के दामनी के आसपास से काफी सारे बच्चे लोगो पायलट है ना। ये सब बच्चे लास्ट तक जुड़े रहे। आजकल क्या हो रहा है, ट्रेंड ये हो रहा है कि बच्चा घर से पैसा भी ला रहा है, वो क्या है घर वालों को बेवकूफ बना रहा है, पैसा भी लेके आता है, लाइब्रेरी में जाता है, वहां पर दिन भर आके फोड़ता है स्क्रीन के सामने, है ना। स्क्रीन से अपनी मेमोरी लॉस हो रही है, इस बात को तुम प्रैक्टिकल कर लो। कहाँ उनके उन लोगों के नंबर ही नहीं आ रहे, इसका मतलब मेमोरी लॉस हो रही है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। अपने दिमाग में जो है ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ज्यादा स्क्रीन के सामने रहने की यही समस्या है। अभी आप युवा हो तो फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम्हें लग नहीं रहा है उस बात का, लेकिन जैसे ही तुम्हारे 2-3 साल स्क्रीन रहेगी सामने, उसके बाद तुम्हारी जब आंखें है ना वो डिमफुल हो जाएगी, फिर तुम्हें प्रॉब्लम आएगी एक साथ कि यार मैंने तो बहुत बड़ी गलती करी। 200-400 रुपए के चक्कर में
हाँ ये बात मानते हैं, अगर कोई टीचर नहीं हो तुम्हारे सामने और उस सब्जेक्ट को तुम देख रहे हो तो वो जरूरी है, तो उसकी तो प्रॉब्लम है। अब जिस सब्जेक्ट का टीचर ही अवेलेबल है उसको भी तुम देख रहे हो तो फिर ये तो बेवकूफी हो गई ना। अभी मान लो कि कोई गणित नहीं आए किसी टीचर को, भाई 12 में तो गणित का मास्टर नहीं है, साला सवाल ही नहीं आता करना, तो फिर करें क्या, मजबूरी है अपनी। देखो अब जब आता है, बता सकता है, सब बता रहा है, तो फिर कहाँ मजबूरी है, फिर तो अपने को ऑफलाइन जाना चाहिए। वो है, तो अगला पॉइंट पे आते हैं अपन। और बाकी फायदा तो विद्यार्थी के ही है, देखो हमारे तो क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम। यहाँ पर अगला बिंदु अपना आता है कि भाई इस क्षेत्र में कुछ खनिज भी तो पाए जाते होंगे, है ना भाई। दक्षिणी राजस्थान में कुछ खनिज भी तो होंगे ना। अगर अपन बात करें दक्षिण में बांसवाड़ा जिला है, कौन सा जिला है, और बांसवाड़ा जिले में सोना पाया जाता है, गोल्ड। क्या पाया जाता है, गोल्ड। इधर प्रतापगढ़ जिला है, प्रतापगढ़ में केसरपुरा जगह है, कौन सी जगह है, केसरपुरा में हीरे मिलते हैं साहब। क्या मिलते हैं, हीरे। हीरे की खदान कहाँ है, प्रतापगढ़ में। कौन सी जगह पे है, केसरपुरा में। इसी प्रकार से यहाँ पर डूंगरपुर है, कौन सा पुरा है, यहाँ पर फ्लोरस्पार पाया जाता है, फ्लोरस्पार। क्या पाया जाता है, फ्लोरस्पार। डूंगरपुर में मांडो की पाल फेमस है, कौन सी पाल, मांडो की पाल। मांडो की पाल, कौन सी पाल, मांडो की पाल। ये मांडो की पाल कौन से खनिज के लिए फेमस है, फ्लोरस्पार के लिए। इसी प्रकार से यहाँ पर बांसवाड़ा में मैग्नीज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीज। मैग्नीज भी कहाँ पाया जाता है, बांसवाड़ा में पाया जाता है। कौन सा खनिज, मैग्नीज। बांसवाड़ा में सोना पाया जाता है, गोल्ड, है ना। आनंदपुरी, जगपुरी, बूकिया फेमस जगह है सोने के लिए, वहां सोना मिलता है, ठीक है, मैग्नीज मिलता है। केसरपुरा प्रतापगढ़ में हीरे की खान है, काय की खान है। इधर डूंगरपुर में फ्लोरस्पार मिलता है, कौन सा पार मिलता है, फ्लोरस्पार। इधर पास में अगर उदयपुर देखें अपन, तो उदयपुर में कौन सा खनिज ज्यादा पाया जाता है, बेरिलियम। कौन सा खनिज पाया जाता है, बेरिलियम। हाँ बेरिलियम, चांदी। चांदी पाया जाता है। जावर में क्या पाया जाता है बताओ, चांदी। देखो सोना चांदी हीरा सब इधर ही, मीरा, है ना, चित्तौड़गढ़ में मीरा, है ना, और इधर सोना चांदी हीरा सब आइटम इधर ही मिल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये खनिज पाए जाते हैं। इसके अलावा इधर अगर अपन सलुम्बर और भीलवाड़ा की बात करें, सलुम्बर और कौन सा वाड़ा, भीलवाड़ा, तो इनमें अभ्रक मिलता है। कौन सा मिलता है, अभ्रक मिलता है, अभ्रक। अभी एक प्रश्न पूछा गया, इसने बोला है प्रश्न कि हाल ही में कौन सा जिला है जहां पर वस्त्र उद्योग नहीं है। क्या उदयपुर है, क्या भीलवाड़ा है, क्या जालोर है, या फिर पाली है। जालोर, कौन सा जिला है, जालोर। क्योंकि जालोर में वस्त्र उद्योग नहीं है, बाकी में वस्त्र उद्योग है। तो कौन कौन से में वस्त्र उद्योग है, उदयपुर में भी है, भीलवाड़ा तो वस्त्र नगरी है ही सही। अगर भिवाड़ी का नाम भी ले देते इसमें तो भीलवाड़ा को हटा दो, भिवाड़ी भी वस्त्र नगरी हो रही है आजकल। आप भिवाड़ी अलवर में है ना, वो वस्त्र क्या हो तो उद्योग नगरी है। राजस्थान में आजकल सबसे ज्यादा बड़े उद्योग अलवर में ही है। जैसे अशोक लेलैंड ट्रक हो गया, हीरो होंडा की जो मोटरसाइकिलें हो गई, ये सब कहाँ बनती है, अलवर में ही बनती है अपने राजस्थान में। तो छोटे उद्योग जो है जयपुर में है, बड़े उद्योग जो है अलवर में है। इस तरह से है मामला। तो ये आपको याद रखना है। डूंगरपुर में कौन सा है, फ्लोरस्पार। बांसवाड़ा में मैग्नीज और कौन सा है, सोना। इधर प्रतापगढ़ में केसरपुरा में क्या है, हीरा। इधर जो है सलुम्बर भीलवाड़ा में क्या है, अभ्रक है। और इधर उदयपुर में क्या है, बेरिलियम और क्या है, चांदी है। दुनिया में आप बस इतना कीजिए
कि अपन से कोई तुलना नहीं करे, या तो सबसे बुरे बनिए या सबसे अच्छे बनिए। मिडिल में रहोगे तो तुलना होती रहेगी। मिडिल होता है ना, मिडिल, बहुत परेशान होता है वो। यानी कि आप अगर बुरे का मतलब ये है कि आप या तो कुछ ही मत जानिए, वो भी बढ़िया है, और अच्छे का मतलब आप बहुत कुछ जानिए, है ना। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जैसे उदाहरण दिया था अभी, अब उनको आता जाता कुछ नहीं है, फलाने मास्टर की किताब, और एक आध प्रश्न उनको उस किताब में दिख जाता है, एक आध दिखता है, क्या किताब है यार भाई साहब, पेपर उसी में से मिला था। कोई टीचर की कॉपी ले लेता है, एक आध क्वेश्चन दिख जाता है, ओए क्या टीचर है यार, क्या क्वेश्चन मिला यार, उसमें से कॉपी में से ही बैठे हैं भाई साहब, है ना। वो सभी कॉपियों में से बैठते हैं जो 51% क्वेश्चन होते हैं, और जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं ना, अगर वो क्वेश्चन किसी टीचर का मिलता है तो वो टीचर एकाध होता है, जो पूरे राजस्थान में ही एकाध होता है। वो टीचर जो है क्लास में पॉइंट नोट कराता है, और वो पॉइंट पेपर में आता है, और वो किसी एक ही टीचर की कॉपी में होता है पूरे राजस्थान में, क्योंकि वो टीचर रिसर्च करके पढ़ा रहा होता है। बाकी टीचर सब सेम टू सेम पढ़ा रहे होते हैं। जब सेम टू सेम पढ़ाओगे तो अलग वाले में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। बहुत देखना आप, ज्यादातर की कॉपियां कैसी रहती है, ऐसी कैसी रहती है, सेम टू सेम, है ना। तो ये अंतर आता है, और वो जो एक क्वेश्चन है वही सिलेक्शन का माध्यम बनता है, क्योंकि पॉइंटों पे रहता है सारा मामला। तो ये है। तो यहाँ पर एक मैदान और अपन जो बना रहे हैं, वो कौन सा वाला बना देते हैं, चंबल का। चलो इसमें शब्दावली और लिख लो, काठल, काठल लिख लो। माई नदी का, माई नदी का, माई नदी का, माई नदी का तटीय भाग क्या कहलाता है, कांठल कहलाता है। कौन सी नदी का क्या कहलाता है, कांठल। कहां पर लिखा, पश्चिम में या पूर्व में, यहां पर बताओ, पश्चिम में लिखा या पूर्व में लिखा, पूर्व में, तो मतलब प्रतापगढ़ की तरफ जा रहा है क्या, बस ऐसे ही देखना है तुम्हें, और कुछ नहीं है। तो माई नदी का जो भाग है वो क्या कहलाता है, कांठल कहलाता है। उसके बाद कांठल की गंगा माई नदी को कहते हैं, कांठल की गंगा, कांठल की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं, कांठल की गंगा माही नदी को कहते हैं। ठीक है। एक शब्द आता है कोथल, कौन सा शब्द आता है, कोथल। कौन सा शब्द आता है बेटाओ, कोतल। आपने कोतल, कोतलार, चिकनी कोतली, तीन शब्द सुने हैं जीके में। कोतल सुना होगा, कोतला सुना होगा, और चिकनी कोतली सुना होगा। इन तीनों शब्दों में से कौन सा शब्द आप जानते हो, देखो आप जानते हो पर आपको याद नहीं आ रहा। जवाई जी को दिया जाने वाला उपहार इनमें से क्या है, लड़का होता है तो चिकनी कोतली, और उपहार होता है तो कोतला। और अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, कोथल। कोतल माई नदी का उपजाऊ क्षेत्र होता है, उसको कोतल कहते हैं। तो लिख लो, कोतल माई नदी का उपजाऊ क्षेत्र क्या कहलाता है, कोथल कहलाता है। कोथल माई नदी का उपजाऊ क्षेत्र क्या कहलाता है, कोथल कहलाता है। या फिर उपजाऊ तटीय क्षेत्र, तटीय शब्द भी जोड़ सकते हो आप। तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है, कोथल कहलाता है। उसके बाद 56 का मैदान, 56 का मैदान, हाँ 56 नदी नालों का समूह, 56 नदी नालों का समूह, 56 नदी नालों का समूह 56 का मैदान कहलाता है। 56 नदी नालों का समूह क्या कहलाता है, 56 का मैदान कहलाता है। मेवल, मेवल ये लिखा हुआ नाम, यही नाम लिखा रहा हूं मैं, क्या है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में अंडाकार पहाड़ियों को
मेवल कहते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा में अंडाकार पहाड़ियों को मेवल कहते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा में अंडाकार पहाड़ियों को क्या कहते हैं बताओ? मेवल कहते हैं। ये पहाड़ियां अरावली का विस्तार है। ये पहाड़ियां अरावली का विस्तार है, यानी कि अरावली की ही पहाड़ियां है ये। तो ये पहाड़ियां अरावली का क्या है? विस्तार है। किसका विस्तार है? अरावली का विस्तार है। नेक्स्ट आता है अपना वांगड़। कौन सा आता है? वांगड़। वांगड़ आ गया क्या शब्द? नहीं आया ना अभी? चलो लिखो वांगड़। वांगड़ या बांगड़, वांगड़ या बांगड़, दोनों शब्दों में ध्यान देना। आगे पेपर में कभी मुलाकात हो जाए तो मुलाकात इस प्रकार होगी आपकी कि एक शब्द मिलेगा आपको वांगड़। इस वांगड़ को बांगड़ कह सकते हैं, लेकिन एक शब्द मिलेगा तुम्हें बांगर। कौन सा शब्द मिलेगा? ये दोनों ही अलग अलग है। ये बांगर शेखावाटी में मोटी रेत का क्षेत्र है जिसको बांगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेखावाटी में मोटी रेत का क्षेत्र है जिसे बांगर बोलते हैं। और ये वांगड़ या बांगड़ जो है ये अपने दक्षिण राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा में वांगड़ी बोली का क्षेत्र है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में वांगड़ी बोली का क्षेत्र है, उसे वांगड़ कहते हैं। और अगर प्रश्न आता है कौन सा वाला? प्रश्न आता है कौन सा वाला? बांगर वाला। तो फिर क्या लगाना? शेखावाटी में मोटी रेत का क्षेत्र, उसको क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। यह है आपका आज का पॉइंट।